ईरान और इजरायल में सीजफायर के बाद अब सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जी, ईरान इजरायल में सीजफायर हुआ है और नींद पाकिस्तान में टूट गई है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले पर पाकिस्तान ने चिंता जताई है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले से क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर खतरा, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले से जो पूरा ये क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा खड़ा हो गया है, ये चिंता पाकिस्तान जता रहा है। तो कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले पर पाकिस्तान ने चिंता जता दी है। अमेरिकी एयरबेस पर हमले से इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा खतरा है सुरक्षा के लिहाज से। इस पर पाकिस्तान अपनी फिक्र जता रहा है। तो इजरायल और ईरान के बीच हुए सीजफायर में पाकिस्तान जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। पाकिस्तान की आवाम तो छोड़ दीजिए आप, वहां के नेता भी इस खौफ में हैं कि अब इजरायल और भारत साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OINOTC सलामती काउंसिल 5 बड़े ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका जब वो चाहें। अपने अंदर हमारे अंदर सांप बैठे हुए हैं, उनको तो पहचाने। इस मुल्क को चाहते हैं कि हम लड़ते रहें आपस में, इसमें आग लगी रहे। सुर उम्मा को इल्तिजा करता हूं कि वो सही मानों में इकट्ठे होकर इजराइल, अमेरिका और भारत के अज़ाइम को नेस्तनाबूद करें। आज ईरान पर हुआ है तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क, वहां एक आम पार्टी का वजीर आजम है, वो यकीन करता है इस दफा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, और वही हुआ, घर घुसकर मारा। शर्म आनी चाहिए इनको। यहां पर आप लोग यहां पर बातें कर रहे हैं कि जी हमने दुनिया किला फतह कर लिया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके आप लोगों ने हाथ में पकड़ा दिया है, और यहां पर आप सियासतदान बने हुए थे। जनाब स्पीकर, हमारा हाल गजा से बदतर होना था। हमारा हाल इन तमाम मुल्क, क्योंकि आज दुनिया का जो रूल है वो है माइट इज राइट। आज इस मुल्क, इस दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके पास ताकत है उसको थप्पड़ लगाओ और उसके बाद कह दो कि आगे बात कर लेंगे। अभी भी हिंदुस्तान एक अजीब सोच अपनाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ। खुदा के लिए उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठ के बात करें। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान हर लिहाज से हमसे 10 से 15 गुना ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। दिफाई लिहाज से भी हमारी और उनकी निस्बत तकरीबन यही है। ये पाक मूदी जंग थी। वो अकेले हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था, और एक सरकार पाकिस्तान पे हमला कर रही थी, उसकी ये सिर्फ मोदी की जंग थी, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो हैं वो उसके एनुअल बजट के बराबर हैं, और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम दुनिया से चोरी करते हैं, सॉफ्टवेयर, पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज फ्री में डाउनलोड करते हैं दुनिया जहान के डार्क वेब से। हमने पाकिस्तान को कौन सा ऐसा फ्यूचर दिया है जिस पे हम नाज कर सकें? और आइए जरा इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जरा जनरल मेस्टन से ही समझते हैं, सर ये पाकिस्तान इतना फिक्रमंद क्यों हो रहा है? अगर कतर के अमेरिका में जो कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर ईरान की तरफ से हमला बोला गया, और फिर ये युद्ध विराम का जो ऐलान हो गया, इस पर पाकिस्तान को इतनी फिक्र क्यों? अरमाना, देखिए पाकिस्तान को इसलिए फिक्र है कि अभी आपने बड़े अच्छे ये इनके वीडियो क्लिप दिखाए, कई इनके जो एमपीज बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल बड़े कई हो के तो अच्छे स्टेटमेंट्स है कि ताकत वर्शिप होती है, भारत की ताकत इतनी तगड़ी है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे कंट्री में अभी तक हमने पाया क्या है। मेरे ख्याल तो एक ही चीज पाई है, टेररिज्म और रेडिकलिज्म और गरीबी। तो इनको पाकिस्तान से भी इसलिए ये जो कतार पे जो हमला हुआ है वो देखा जाए तो एक दिखावे का हमला था, उनको भी पता है हुआ क्या, उसमें कुछ नहीं हुआ है। कतार ने अपने
जो भी इनकी मिसाइल थी इंटरसेप्ट की है। और कतार को ईरान ने पहले ही बता दिया था, तकरीबन 1.5 घंटे पहले, कि हम वहां पर हमला कर रहे हैं। और इसलिए कतार ने अपनी एयर स्पेस को भी खाली मतलब एयर स्पेस उन्होंने वहां पर कोई फ्लाइट को मना कर दिया था आने से। तो और उन्होंने बोला था मैं अपने लोगों की सेफ्टी जरूरी है और जितने भी वहाँ पैसेंजर्स ट्रांजिट होते हैं वो जरूरी है। और यूएस को तो आपने पता है वहां पर तकरीबन 1 हफ्ते पहले अपने सारे एयरक्राफ्ट वहाँ कतार के एयरबेस से मूव कर दिए थे। तो ये सिर्फ एक दिखावा था ये ईरान के लिए अपने लोगों को कि हमने कुछ कर दिया है, ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं किया है। तो ये सब अभी दिखावा और ढकोसलेबाजी की ये ईरान ने जो भी एक्शन किया, और पाकिस्तान भी उसी में कंफ्यूज है कि वो चाहता क्या है। और पाकिस्तान ने जो ये आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को रिकमेंड किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो उस पे अभी फिर वो काफी वहां पर पाकिस्तान में डिविजन हो रहे हैं। कुछ तो बोलते हैं कि ये देश को बेच के आ गया है। तो पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन है। पाकिस्तान की तो जितनी हम कम बात करें तो बेटर है, बिकॉज वो तो देश खिलाने योग्य नहीं है। वो देश चल कैसे रहा है। अब मैं लौटूंगी सर आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। देखिए ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, इस सीज फायर से पहले ईरान पर इजराइल ने हमला बोला। इजराइल के हमले का एक वीडियो है जो सामने आ गया। ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि इस हमले में ईरान के 9 नागरिकों की मौत हो गई है। इजराइल ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। तो देख रहे हैं आप रात के अंधेरे का ये वीडियो, और इस वीडियो में नजर आ रहा है कि इस तरीके से ये हमला हुआ है। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि ये जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इसमें 9 नागरिकों की मौत हुई है और इजराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से दावा किया गया है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ जनरल मेसन लगातार बने हुए इस चर्चा में, और आप देख रहे हैं रुबिंदर सचदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। रुबिंदर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? रुबिंदर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, रुबिंदर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम रुबिंदर जी का बाद में रुख करेंगे। एक बार फिर से जनरल मेसन के पास में दर्शकों को लेकर चलूंगी और जरा जानते हैं जनरल मेसन से। जनरल मेसन, युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। युद्ध विराम को लेकर चाहे ईरान हो, इजराइल हो, अब तो हर पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और सभी एक तरीके से इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद दे रहे हैं और अपने लिए विन विन सिचुएशन भी बता रहे हैं। बावजूद इसके ये जो दावे किए जा रहे हैं, इजराइल दावा कर रहा था कि साहब ईरान बाज नहीं आ रहा, वो मिसाइल दाग रहा है। अब ईरान की तरफ से वहां की मीडिया के हवाले से ये वीडियो साझा किया गया है कि साहब देखिए इजराइल ने हमारे यहाँ मिसाइल दागी, हमारे 9 नागरिकों की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर ये पोस्टरिंग है सर, जो अभी कुछ समय लगेगा खत्म होने में। और बिल्कुल पहली बात तो मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो सीज फायर का ऐलान किया है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो एक ये तेल वगैरह वहां से आता है और जो हमारे इतने वहाँ नागरिक रहते हैं ये अरब खाड़ी में देशों में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सीज फायर होल्ड करेगी कि नहीं, देखिए ईरान ने भी अभी ये कुछ मिडनाइट की वीडियोस दिखाए हैं और इजराइल ने तो आज सवेरे के दिखाए हैं बीर शिबा के, जहां पर इनके 4 नागरिक मारे और तकरीबन 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो अब ये सीज फायर आखिरी वो बोलते हैं ना जो वॉली, वो कौन फायर करेगा? अभी कंपटीशन बहुत चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। तो अभी आपने देखा ये जो ईरान ने ये दिखाया है वीडियो है वो है रात का, और जो इजराइल ने दिखाया है तो वो है सवेरे। तो इसका मतलब जाहिर है कि आखिरी अटैक अभी तक वो ईरान ने किया है इजराइल के ऊपर बीर शिबा के इलाके में। अगर उन्होंने वो अटैक वहां किया है, और वो तो अगर तो है ही नहीं, वो तो कंफर्म्ड है वो जो अटैक हुआ है। मेरे को लगता है कि अब इजराइल के पास भी शायद कोई चारा नहीं है, वो अटैक जरूर करेगा। दोनों पार्टीज ये जरूर बोल रही है कि हम सीज फायर का स्वागत करते हैं और सीज फायर होनी चाहिए, ये दोनों देशों के लिए उनके हित में भी है ये सीज फायर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरी वॉर कौन करेगा? और अभी तक जो हालात दिख रहे हैं, जो आज सवेरे तक आखिरी वॉर तो ईरान ने किया और वो काफी वहां पर खराब हालात हैं। वहां पर वो बीर शिबा शहर में कई लोग मतलब ध्वस्त हुए हैं, वहां पर घायल तो हुए हैं, और इमारतें और कारें जितनी हैं, तो एक बहुत बड़ा विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करता है वहाँ इजरायली जनता। आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं जरा सा रुबिंदर सचदेव जी के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। रुबिंदर जी, अब यहाँ लोगों के मन में सवाल ये है कि साहब ये जो सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने किया है, तो ये सीज फायर ईरान इजराइल के बीच रजामंदी से हुआ है सर, या फिर ये सीज फायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का दबदबा है? दोनों चीजें हैं, दोनों की रजामंदी से हुआ है और अमेरिका का दबदबा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
दोनों का एक पॉइंट आ गया था। डेफिनेटली देखिए, ईरान के लिए तो वर्चुअली कोई रास्ता और ज्यादा नहीं था अदर देन कि सुसाइडल मोड में चले जाए, लड़ते जाए, मिडिल ईस्ट में आग लगाए जैसे तैसे, राइट। वो सुसाइड होता पूरा फिलहाल की जो इनकी इस्लामिस्ट रिलीजियस लीडरशिप है और रेवोल्यूशनरी गार्ड का, राइट। अब इधर इजराइल, यस, इजराइल ने अपना काफी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, पर अभी भी जो नेतन्याहू का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था या है कि ईरान की रेजिम भी बदले। देखिए, ये रेजिम रह गई तो नेतन्याहू के विचार की जहन में, उनके स्कीम में ये है ना, ये 10 साल बाद फिर बनाएंगे। नेतन्याहू अपनी लेगेसी बनाना चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए मैंने मिडिल ईस्ट से और ईरान से इजराइल के लिए कोई खतरा हटा दिया है जनरेशंस के लिए, राइट। बट फिर भी इस समय एक थोड़ा प्रेशर था अमेरिका का, और उसका रीजन है ट्रंप का डोमेस्टिक एक एंगल, और वो पर्सपेक्टिव ये देखिए, तेल की कीमतें जैसे बढ़े दुनिया में, राइट, अमेरिका में भी बढ़ेंगी। अब वहां ट्रंप की जो ओरिजिनल गेम थी इकोनॉमी को लेके अपने देश में, उसने टैरिफ बढ़ाए, वो भी चल रही है सारी टैरिफ ऑफ, राइट। टैरिफ्स के चलते अमेरिका के अंदर चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, राइट। ट्रंप का फॉर्मूला ये है अमेरिका में कि टैरिफ लगने से जो कीमतें बढ़ेंगी उनको बैलेंस किया जाएगा या इन्फ्लेशन कम किया जाएगा बाय कीपिंग द प्राइस ऑफ ऑयल लो। ट्रंप का पूरा एम्फेसिस है कि दुनिया की ऑयल प्राइसेस लो रहे, या खासकर अमेरिका में ऑयल प्राइस लो रहे, ताकि इन्फ्लेशन कम बढ़े। तो वो इसको बैलेंस करने का उनका ऑब्जेक्टिव था, राइट। अब अगर तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ती जाती हैं, जो टैरिफ के चलते जो महंगाई बढ़ रही है वो और बढ़ जाती, ना कि ठीक है सर, कुछ कम हो जाती। सही, मैं आपके पास आऊंगी सर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। सीज फायर को लेकर इजरायल के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाएगा, ये इजरायल के मंत्री कह रहे हैं। अब ईरान के पास कोई परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बचा, कोई मिसाइल नहीं बचा। अगर दोबारा शुरू करेगा तो शून्य से शुरू करेगा ईरान। जंग में हारने के बाद ईरान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया। इजरायल कह रहा है ईरान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया। देखिए आप किस तरीके से हर किसी की तरफ से अपने अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। इजरायल कह रहा है ईरान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया, ईरान की तरफ से कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की अपील की गई। सीज फायर के बीच इजरायल बड़ा दावा कर रहा है। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं, ये इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। मिसाइल हमले के बाद उत्तरी इजरायल में अलर्ट की भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से लगातार सीज फायर का तो ऐलान हो गया है, लेकिन साथ ही साथ मिसाइल हमलों के दावे भी किए जा रहे हैं। इजरायल कह रहा है कि बाज नहीं आ रहा है ईरान, मिसाइल्स दाग रहा है ईरान। हम एक बार फिर से जरा खास मेहमानों का रुख करते हैं। मैं जनरल मिस्टन का रुख करूंगी। जनरल मिस्टन, यहां पर जो विरोधाभास है वो भी बहुत साफ खुलकर सामने आ रहा है कि एक तरफ इजरायल जो कहता है कि साहब पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हमने ईरान को कर दिया, परमाणु क्षमता हमने उनकी खत्म कर दी, मिसाइल उनके पास नहीं बचे, और फिर वही इजरायली कहता है कि ईरान बाज नहीं आ रहा है, ईरान मिसाइल दाग रहा है। तो अपने आप में वो विरोधाभास जो है वो भी खुलकर सामने आ रहा है सर। बिल्कुल, देखिए अगर इसकी एनालिसिस की जाए तो आज की तारीख में, मैं बोल रहा हूँ आज, अगर हम ये बात करें कि कौन सी पार्टी जीती है, ईरान जीता है या इजराइल जीता है, तो मेरे ख्याल तो अभी तक पलड़ा तो इजराइल के भारी पे है। कारण ये है कि देखिए इनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना, तो वो उन्होंने शायद काफी हद तक कर दिया है। कितना किया है वो एक क्वेश्चन मार्क है, और कितना ये टाइम लगेगा इसको रिवाइव करने में। और वहां से जो कुछ इन्होंने एनरिच यूरेनियम निकाला है, जो 16 ट्रक थे 19 और 20 तारीख को जून को निकाले गए हैं, तो वो कितना एनरिच यूरेनियम निकाला है, कोई बोलता है 400 केजी निकाला है, और कहाँ रखा है तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट एनीवे, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अपना स्टेटेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया। दूसरा जो है, अभी इजराइल ये भी चाहता है। एक सेकंड सर, इसी पर जरा बात करते हैं। रुबिंदर सचदेव जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। ये पलड़ा भारी इजराइल वाली बात जो यहाँ पर जनरल मेस्टन कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का पेट क्या सिर्फ पलड़ा भारी होने से भर जाता है? क्योंकि वहां गजा के अंदर तो हम देख रहे हैं कि हमास को नेस्तो नाबूद करने के लिए इजराइल चला था, और फिर वो किस तरीके से अब वहां पर पूरी तबाही गजा में मच चुकी है, लेकिन इजराइल तो नहीं मान रहा है, वो तो लगातार वहां पर लगा हुआ है। तो ऐसे में ईरान और ईरान को लेकर वो इजराइल जो हमला शुरू करता है, और जिस बात का जिक्र रुबिंदर सर आप भी पहले कर रहे थे कि साहब वो रिजीम चेंज और कहीं ना कहीं खुमैनी जो है उसके खात्मे का वो प्रण लेकर इजराइल आगे बढ़ता है, और बीच में ही रुकना पड़ता है उसको, क्योंकि अमेरिका सीज फायर का ऐलान करता है। मतलब शुरुआत इजराइल करता है और खत्म अमेरिका कर देता है। रुबिंदर सचदेव जी। जी हाँ, वर्चुअली है। और इजराइल को देखिए, अल्टीमेटली अमेरिका के पास बहुत लिवरेज है इजराइल के ऊपर,
इसराइल जो गाजा में भी कर रहा है वो बिना अमेरिकन वेपन्स के सप्लाई के 10-15 दिन या महीने बाद रुक जाएगा। सही बात है। हर साल डिफेंस बजट में अमेरिका उसको $4 बिलियन देता है। इसराइल का अपना बजट है 24 बिलियन, उसके ऊपर $4 बिलियन फ्री मदद डॉलर्स की देता है अमेरिका इसराइल को एग्जिस्ट करने को। और यहाँ ट्रंप ने ईरान का न्यूक्लियर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना समझ आता है ऑलमोस्ट टोटल बर्बाद कर दिया है। तो नेतन्याहू ओस ट्रंप बिग टाइम। तो ट्रंप के पास अब अथॉरिटी है नेतन्याहू कहना कि मैंने इतना कर दिया, अब आप रुको काइंड ऑफ थिंग, अगर वो चाहते हैं। और एट द सेम टाइम एक तरह का वाइस डिसीजन भी है इसराइल का ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। हाँ, ये नहीं हुआ है कि अभी कह नहीं सकते कि अगले 50 साल के लिए ईरान न्यूट्रलाइज हो गया है, रेजीम बदल गई है। और रेजीम बदलने के तो अभी पूरे चांस देखिए, रेजीम बदलने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई नई सरकार आएगी। इन्हें है कि फिलहाल के जो लीडरशिप है चिकन का हेड काट दो, मतलब इनकी जो इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडरशिप रिलीजियस को काट दो और रेवोल्यूशनरी गार्ड को काट दो। बाकी देश में अनार्की होती रहे, उनमें से निकल के कोई आए, कब इलेक्शन हो या एक दूसरे को मिलिट्री कू वू करके जो नया बंदा आया तो उसे मानी जाएगी नई रिजीम आई। लेकिन रुबिंदर सर, आपने जो वाइज डिसीजन इजराइल, ये शब्द आपने जो इस्तेमाल किए, ऐसे में मैं जनरल मेस्टन का रुख करूंगी। जनरल मेस्टन, यहां पर कोई फैसला इस बाबत इजराइल ले भी पाया? क्योंकि सारे फैसले तो अमेरिका नहीं ले लिए। एक तरीके से मैसेजिंग तो ये भी जा रही है कि साहब इजराइल के पास तो कोई विकल्प बचा ही नहीं, अमेरिका ने फैसला लिया, अमेरिका ने फैसला सुना दिया और वो सबको मानना पड़ रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर इस वक्त यही उभर रही है। इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा सर। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि सेना ने बड़ा दावा कर दिया ईरान में सैन्य ठिकानों पर छोटे ड्रोन से हमला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक की सेना ने बड़ा दावा किया है, सैन्य ठिकानों पर छोटे ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है। मैं जरा जल्दी से रुक करूंगी, हमारे साथ जनरल मेस्टन मौजूद हैं। जनरल मेस्टन, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे सर कि क्या कोई विकल्प बचा था इजराइल के पास सर, जब अमेरिका ने खुद ही ऐलान कर दिया? देखिए, ये जो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं साफ लफ्जों में बोलूं तो ईरान और इजराइल दोनों ये लड़ाई, अब उनको पता था ये कहां तक इनको ले जाएगी, तो कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा था। ईरान क्या कर रहा था, रिहायशी इलाकों पे बम्बार्डमेंट कर रहा था। इजराइल क्या कर रहा था, उन्होंने शुरू में किया इनके जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे तो बम्बार्ड किया, साथ में इनके जितने IRGC कमांडर्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, काफी हद तक उनको एलिमिनेट कर दिया था। तो वो एक मेजर विक्ट्री थी और दोनों साइड को एक चाहिए था फेस सेविंग डिवाइस या नोशन ऑफ विक्ट्री। जिस प्रकार ऑफ सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी कि हम तो जीत गए, वो फ्रॉड करके, और वहां सेलिब्रेशन हो रही थी। तो आज ये सबको एक नोशन ऑफ विक्ट्री चाहिए थी और वो तीनों देश शामिल अमेरिका, वो सबको ये प्रचार करेंगे। अमेरिका के लिए इसमें क्या विक्ट्री है? अमेरिका के लिए विक्ट्री है कि हमने मिडिल ईस्ट में ये बहुत भयानक युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में रुका दिया, तो वो उनके लिए नोशन ऑफ विक्ट्री है और हमने अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया और हमारे मिलिट्री बेसिस पे कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ईरान के लिए क्या है, वो फेस वेलिंग सिचुएशन उनके लिए है कि आखिरी वॉर इजराइल पे हमने किया और ये सीज फायर का प्रपोजल है, हमने नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। सर मैं आपको रोक रही हूँ, ये जो सीज फायर को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब तो सवाल ये कि ये सीज फायर कब तक चलेगा, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान के हमले पर इजराइल का बयान सामने आ गया है। सीज फायर के बाद भी ईरान ने हमला किया है, हमारे जवाब से तेहरान हिल जाएगा, ये इजराइल हुंकार भर रहा है। इस वक्त बड़ी खबर है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर के बाद भी ईरान ने हमला किया है और हमारे जवाब से तेहरान हिल जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ जनरल मेस्टन कि अभी ये मामला खात्मे की तरफ नहीं है, बल्कि और बढ़ भी सकता है। जिस तरीके के तेवर इजराइल दिखा रहा है ईरान की जो हिमाकत है उसको लेकर, ये जो मैंने पहले भी शायद बोला था कि जो बीर शिवा पे आज सवेरे का अटैक हुआ है, ईरान तो तस्वीरें दिखा रहा है मिडनाइट की। आज सवेरे जो ईरान ने अटैक किया बीर शिवा पे और काफी कैजुअलिटीज की हैं, 4 लोग तो मर भी गए हैं, तो जाहिर है कि इजराइल इसका पलटवार करेगा। और वो अभी जो सीज फायर के टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं जितने भी वो ट्वीट में लिखे गए हैं कि 12 घंटे पहले ईरान रुकेगा और उसके 12 घंटे के बाद इजराइल है, तो उनके पास ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मेरे को लगता है वो सॉलिड प्रहार आज दिन में करेंगे ईरान के ऊपर और तेहरान के पास वो करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने लोगों को इम्पैक्ट दिखाना है और विश्व में भी इम्पैक्ट दिखाना है कि हम नहीं झुके, ईरान झुका है। तो सारी कहानी यही है कि दोनों साइड
ये जो सर आपने बात कही है ना, मुझे लगता है जरा सा रुबिंदर सचदेव जी को लेकर आएंगे। रुबिंदर सचदेव जी, क्योंकि अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें ईरान में जश्न मन गया। ईरान के पास कहने के लिए यह है कि देखो, इजराइल को तो हम सबक सिखा ही रहे थे, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तो हमने तार तार दुनिया के सामने करके रख ही दिया। जिस तरीके से हमारे मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल के शहरों तक पहुंचे और वहां पर तेल अवीव से लेकर हाइफा तक हमने तबाही मचाई। इसके अलावा अमेरिका अगर आकर हमारे परमाणु ठिकानों पर वार करता है तो हम अमेरिका को भी जवाब देने में नहीं चूकते हैं। हम जाकर कतर में जो अमेरिका का बेस है वहां पर भी हम हमला कर देते हैं। तो यहां दिखाने के लिए अगर इजराइल की बात की जाए तो उसी के हाथ खाली, और अब यह मौका इजराइल अपने हाथ से नहीं जाने देगा और तेहरान पर इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए जा सकते हैं इस युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी। अब यही तस्वीर उभर रही है रुबिंदर जी। जो आपने ईरान का नैरेटिव दिया बिल्कुल सही। ईरान अपनी लोकल जनता को यही कहानी बताएगा जो आपने लेआउट कर दी कि भाई इजराइल ने करा, हमने वापस करा। आज तक मिडिल ईस्ट में तेल अवीव पर बॉम्ब अटैक्स नहीं हुए हैं। मिसाइल अटैक्स कब हुए थे? कौन सी वॉर में? 50 साल पहले, 60 साल पहले अगर हुए थे, राइट, हमने वो कर दिया। इमेजेस आ रही हैं, अमेरिका ने हम पे किया तो हमने कतर में अमेरिकन बेस पे अटैक कर दिया। तो ईरान अपनी जनता को तो डेफिनेटली ये दिखाएगा, बट असलियत जो है, ईरान बहुत ज्यादा नुकसान सह चुका है। अब इजराइल पे आइए। इजराइल के पास बहुत कुछ है क्लेम करने को, नेतन्याहू के पास बहुत कुछ है। पहली बात तो उसने अमेरिका को इस जंग के अंदर खींच लिया। एक टर्म होती है अंग्रेजी में, टेल वैग्स द डॉग। अभी तक जो अमेरिका ने करा, और अमेरिका इनफैक्ट जो जंग में इन्वॉल्व भी हुआ ट्रंप, वो बहुत 90% का सारा का ये श्रेय जाता है नेतन्याहू को। पिछले 10 साल से 20 साल से किस तरह से उसने अमेरिकन पॉलिटिक्स में लॉबिंग करी, कन्विंस करा। ये तो 10 साल पहले बोलता था कि 1 महीने बाद ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो रहा है, इतनी अर्जेंसी है, ये है वो है। जिस तरह से इन्होंने कन्विंस करा अमेरिका में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कि ईरान तो एक आतंकी स्टेट है, एटॉमिक वेपन कल बन रहा है, खतरा है, एंड अल्टीमेटली अमेरिका गॉट इन्वॉल्व्ड। और ईरान के जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर डैमेज हुआ है। अब वो हमें अजम्पशन से जाना, सारी डिटेल दिखती नहीं है, बट इंटेलिजेंस इनकी कह रही है। नेतन्याहू ने पब्लिक में कल या परसों ही तो कहा, थैंक यू ट्रंप, थैंक यू मिस्टर ट्रंप। अर्थ की हिस्ट्री में इतना बड़ा काम किसी लीडर ने हमारी जूविश रेस के लिए नहीं करा जो आज ट्रंप ने कर दिया। तो इजराइल इज वेरी मच देयर, बट नाउ कमिंग बैक टू इधर ईरान। थैंक यू तो आज भी कर रहे हैं, थैंक यू तो आज भी नेतन्याहू ने किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अच्छा हुआ, बहुत धन्यवाद आपका, आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये कि वो धन्यवाद देने के बाद ये जो कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि साहब हम ऐसा जवाब देने वाले हैं तेहरान को कि तेहरान हिल जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये सीज फायर कब तक के लिए, कितने समय के लिए? इसको लेकर भी अब प्रश्न चिन्ह यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख की तरफ से दावा बड़ा किया गया है। वो कह रहे हैं हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। ईरान की तरफ से अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का दावा कर दिया गया है। परमाणु साइट पर जहां नुकसान हुआ उसे फौरन ठीक करेंगे, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। अब कितना नुकसान हुआ है और अगर परमाणु कार्यक्रम ईरान जारी रखेगा तो फिर कहां से इसकी शुरुआत करनी होगी, इसे लेकर अलग अलग तरीके के अंदाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है जिसकी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पूरी तरीके से जो परमाणु क्षमता है ईरान की उसको नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने जो B2B बॉम्बर्स के जरिए GBU-57 बॉम्ब्स गिराए उसी की बदौलत, वहीं दूसरी तरफ ईरान और कुछ अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि ईरान के परमाणु क्षमता को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और ऐसे में अब ईरान की तरफ से खुद ये बड़ा दावा कर दिया गया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। परमाणु साइट पर नुकसान हुआ है उसे तुरंत ठीक कर लेंगे, ये ईरान बड़ा दावा कर रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली रक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दे दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री कह रहे हैं ईरान सीज फायर अगर तोड़ता है तो फिर जवाब दिया जाएगा। सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए हमने कह दिया है, सीज फायर अगर तोड़ा तो हम तेहरान में हमला करेंगे। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान सीज फायर तोड़ेगा तो फिर अब हम जवाब देंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। सेना को इसके लिए छूट दे दी गई है। देखिए, ईरान की तरफ से आज ये जानकारी दे दी गई थी कि सुबह 7:30 बजे ईरान के समय के अनुसार
ईरान ने युद्ध विराम का पालन करना शुरू कर दिया है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या ईरान के समय अनुसार सुबह 7:30 बजे के बाद कोई और हमला हुआ है क्या, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर ईरान हमला करता है, सीजफायर तोड़ता है, तो फिर तेहरान पर इजराइल भी हमला करेगा। तो कुल मिलाकर सीजफायर को लेकर अभी भी कई तरीके के सवाल हैं। जल्दी से हम मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार रुबिंदर सचदेव जी लगातार बने हुए हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल मेस्टन, आपको क्या लग रहा है, ये सीजफायर लंबा चल सकता है क्या, या फिर टेम्पररी है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना अभी मुश्किल? जनरल मेस्टन। देखिए, फिलहाल तो ये टेम्परेरी लग रहा है, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि अभी तक ये सीजफायर की डिक्लेरेशन सिर्फ ट्वीट के जरिए हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में, और उन्हें कुछ टाइमलाइन दी है, वो भी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। सवाल उठता है कि सीजफायर के लिए अभी मेरे को लगता है टीम्स बैठेंगी और यह चल रहा होगा इस पे काम, क्योंकि इसका एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, टर्म ऑफ रेफरेंस बनना चाहिए, डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। जो खासकर ये 2 पार्टीज है, और मैं तो भी बोलूंगा 3 पार्टीज हैं, अमेरिका तो वो भी काम करा ही रहा है वो सीजफायर का, इन सब के उसमें हस्ताक्षर होंगे, इस पे काफी समय लगेगा। अब सवाल उठता है कि कौन सी साइड रुकेगी या कौन सी साइड हमला करेगी। इसको वेरीफाई करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी चाहिए सीजफायर के लिए। और हो सकता है कि जिस प्रकार अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इजराइल की तरफ से, और ये जो बीरशेबा में अटैक हुआ है, जाहिर है कि वो तो बोल रहे हैं कि तेहरान को हम अभी ऐसा मारेंगे कि उनको पता नहीं चलेगा। तो इजराइल का काउंटर स्ट्राइक होगा, जब इजराइल करेगा फिर ईरान वापस करेगा। तो ये सिस्टम अभी कब थमेगा, इसलिए टेम्परेरी, मैं इसको सीजफायर नहीं बोलूंगा, ये टेम्परेरी पॉज है। और टेम्परेरी पॉज जो टेम्परेरी पॉज है, इस टेम्परेरी पॉज से जो कहा जा रहा है कि साहब जो मिडिल ईस्ट है वहां पर शांति आएगी, लेकिन अभी का जो डेवलपमेंट है रुबिंदर सचदेव जी, खबर ये भी आ गई है कि वो लेबनान की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इजराइल ने तो हमारे यहाँ जो है वो ड्रोन अटैक शुरू कर दिए, वो अपने 3 नागरिकों की मौत का दावा कर रहे हैं। सर देखिए, लेबनान और गाजा अलग कहानी है, वो चलती रहेगी। इजराइल ने भी आज का यहाँ सीज फायर हो गई, अब हम वापस गाजा पे फोकस कर रहे हैं, बाय द वे, राइट। एंड सेकेंडली, अभी जो आ रही है बातें, बहुत कुछ रेटोरिक है अपने देशों की जनता के लिए। ईरान की भी जो आ रही है, लाइक उनका न्यूक्लियर अथॉरिटी कह रहा है कि हमारा कुछ नहीं, हम तुरंत कर देंगे। अगर प्रैक्टिकल फिजिक्स से देखा जाए, इतने बड़े बड़े बम गिरे हैं 15-15 टन के, तो तुरंत क्या 10 दिन में कर देंगे? मलबा ही नहीं उठा पाएंगे 10 दिन में। और जो इक्विपमेंट डैमेज हो गई तो ठीक है 6 महीने में ना। ईरान कह रहा है हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेंगे नहीं, वो समझ भी आ सकता है। उसमें ये हो सकता है, जैसे भी जनरल मिनिस्टर कह रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होंगी, वेरिफिकेशंस होंगी, उसमें ये मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है, ईरान आप 20% तक कर लो, क्योंकि मेडिकल रिसर्च के लिए कहा जाता है चाहिए होता है, कई और चीजों को रिसर्च के लिए एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है, ठीक है, बट 20 से ऊपर आप नहीं जाओगे, राइट। इनफैक्ट अभी 60% भी जो एनरिच हो सका है, ये हो चुका है, ये बॉम्ब में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जब 90% जाएगा तब बम बनेगा। एनीवे, तो वो मैकेनिज्म, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी एक इंक्लूड किया जाएगा इसमें, नहीं तो आगे डिस्कशन में एक और जो चीज आएगी, ईरान ये कहेगा कि भाई हमारी सैंक्शंस हटाओ। इस समय ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अदर देन द वॉर एंड अदर देन इजराइल एंड ऑल, तो यही चली आ रही है ना कि सैंक्शंस हैं, जिसके चलते ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, ईरान की इकोनॉमी घटा बैठ रहा है। तो ईरान अपने से सैंक्शंस हटाने को भी बोलेगा, तो वो भी वेरी मच हो सकता है यहाँ पे। तो सर, ये युद्ध विराम जो हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील मेकर के तौर पर दुनिया भर में उनकी एक छवि है, तो रुबिंदर सचदेव जी, ये युद्ध विराम और इस युद्ध विराम की अभी जब तक फाइनल डिटेल्स सामने नहीं आ जाती हैं, तब तक आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है? नहीं, ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जंग रुकेगी, ये मोरलेस है। ओके, अगले 12 घंटे में एक आध मारते जा रहे हैं, रुकेंगे एटसेट्रा, पर मेरे को नहीं लगता कि ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि सीज फायर हो गई है। उल्लंघन करेंगे तो ठीक है, अब दोनों साइड उल्लंघन शायद नहीं करेंगे, किसी ने एक करा तो वो उसका रिवर्स दे देगा। तो मोरलेस ये इस समय के लिए पॉज हो गई है। बट यस, कुछ टर्म्स होंगी जो कि ईरान मांगेगा, अगर मांग सका, इजराइल मांगेगा, मांग सका। एंड बाय द वे, इसमें लॉन्ग टर्म में एक और चीज है, ये जो डील बनेगी ना आगे जाकर के, इसमें ईरान की ऑयल इंडस्ट्री है। अगर ईरान से सैंक्शंस हटती है तो ईरान की ऑयल इंडस्ट्री है, अमेरिकन ऑयल कंपनीज वहां के पार्टनरशिप्स करें। ओके, तो उस तरह की तरफ ले जाएगा ट्रंप। बट एट द सेम टाइम डिपेंड करेगा कि ईरान के अंदर भी फैक्शंस भी आप समझ सकते हैं कि ग्रुप्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं,
फिर प्रेसिडेंट है, आपस में उनका कोई गैप नहीं है, फिलहाल सब तालमेल से चल रहे हैं। बट ईरान के अंदर भी काफी जूनियर ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो रिपब्लिकन, इनका रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो खुश ना हो, वो कुछ छोटा मोटा करे, तो वो एक अलग चीज है। और देश के अंदर ये जो बात आप कह रहे हैं कि साहब ईरान की भी कोशिश होगी कि किसी तरीके से उस पर से जो सैंक्शंस हैं और खासतौर से तेल को लेकर जिस तरीके के प्रतिबंध है अमेरिका की तरफ से जो लगाए गए हैं वो उसमें कुछ छूट वो हासिल कर सके, लेकिन क्या वो बार्गेनिंग वाली स्थिति में है, इस पोजीशन में है कि वो इस तरीके की कोई डील जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ब्रेक कर सकता है? इस पर जनरल मिस्टिन का आगे व्यू लेंगे हम, लेकिन इस बीच ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दरअसल आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना का विमान है जो हिंदुस्तानियों को मिडिल ईस्ट से लेकर वापस हिंदुस्तान पहुंचा है। भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी है जिसके तहत ईरान से और इजराइल से जो भारतीय हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान सुरक्षित लाया जा रहा है, और उसी क्रम में ये एक और विमान है जो भारत पहुंचा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इजराइल से ये विमान जो है वो दिल्ली पहुंचा है, ये जानकारी आ रही है सामने। मैं जरा जल्दी से जनरल मिस्टिन का रुख करूंगी। जनरल मिस्टिन, जिस बात का जिक्र रुबिंदर सचदेव जी कर रहे थे, आपको लगता है कि वो जिस तरीके के प्रतिबंध ईरान पर लगे हुए हैं उसमें कुछ राहत ईरान इस मौके पर ले पाएगा अमेरिका से? देखिए, ये जो अभी डिसीजन तो हो गया है, अब इसको फ्रेमवर्क जो बनाना है इसमें गिव एंड टेक जरूर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान को बोला जाएगा कि आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिर्फ 20% तक कर सकते हैं और परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो वो भी कुछ मांगेंगे, फिर वो बोलेंगे कि हमारा ये सैंक्शंस उठाइए, तो गिव एंड टेक होगा और इजराइल पे भी दबाव आएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल पे दबाव नहीं आएगा, इजराइल को भी बोला जाएगा कि आप ये पैलेस्टीन इश्यू को रिजॉल्व करिए परमानेंट। एक बार ये अगर ये रिजॉल्व हो गया तो मेरे ख्याल ईरान को फिर ये बोला जाएगा कि अगर ये पैलेस्टीन की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं तो ईरान को फिर कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जी। तो मेरे को लगता है कि इसको अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो मेरे को तो मिडिल ईस्ट का भविष्य अच्छा लग रहा है।